एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर स्टडी पर। क्लास 12 मैथ आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी समाप्त हो चुकी है। हमने सारे के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिया है। 13.1, 13.2 और 13.3 ये तीन ही प्रश्नावली आपके नवीनतम पाठ्यक्रम में अब बचा हुआ है, जिसे मैंने कंप्लीट करा दिया है। और रह गया था मिसलेनियस, जिसका पार्ट 1 मैंने कराया है। इसके ठीक पहले, आज की क्लास के ठीक पहले मिसलेनियस का पार्ट 1 मैंने कराया हुआ है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हो चुका है। तो आज हम मिसलेनियस को क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली जो होती है, सभी प्रश्नावली का मिक्सचर होता है। यानी कंप्लीट चैप्टर का अगर आपको रिवीजन करना है कम टाइम में, तो आप मिसलेनियस को कर डालिए। विविध प्रश्नावली स्टैंडर्ड लेवल के सवालों को रखता है अपने अंदर, और यहाँ तक कि पूरे चैप्टर को रिवाइज भी करवा सकता है, क्योंकि हर एक जो एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन आपको विविध में देखने को मिलते हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 13 का क्लास 12 के लिए 4th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके थे। 4th नंबर पे क्वेश्चन दिया है, यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है प्रायिकता का। आइए देखते हैं, और बहुत कम टाइम में आप इसको लगा पाएंगे। कह रहे हैं यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चुना गया हो। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लीप वर्ष कैसा होता है या साधारण वर्ष क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दो तरीके के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी आपका 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष क्या होता है, इसमें 366 दिन होते हैं, इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, लीप वर्ष में अभी मैंने बताया जैसा कि लीप वर्ष में कुल दिन आपके पास कितने होते हैं, कुल दिनों की संख्या जो होते हैं, कुल दिनों की संख्या होती है 366। अब 366 दिन में कितने सप्ताह होते हैं ये निकाल दीजिए, क्योंकि सप्ताह अगर आप निकाल देंगे तो पता चले, क्योंकि सप्ताह माने 7 दिन वही आ जाएंगे। और आपसे मंगलवार के बारे में प्रश्न पूछा है, तो अगर हम 7 से भाग देंगे तो पता चलेगा कितने सप्ताह आएंगे 366 दिन में। तो एक काम करते हैं, 366 में से हम भाग देंगे 7 से, तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ 5 बार में जाएगा, 35 आएगा, 1 बच गया और 16, फिर 2 बार में जाएगा, 14 आ गया, फिर 2 आपका शेष बच गया, और 52 बार पूरा भाग गया है। ठीक है, और 2 शेष बचा है। तो यानी कि 52 तो पूरा हफ्ते का यानी सप्ताह का हर एक दिन 52 बार आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि 7 से भाग गया है और 52 सप्ताह आया है, क्योंकि 360 एक साल है, और इसमें सप्ताह से भाग देंगे तो पता चलेगा कि कुल कितने सप्ताह एक वर्ष में यानी एक लीप वर्ष में होंगे। तो यहाँ 52 पूरे सप्ताह होंगे, ये बराबर किसके होगा, 52 सप्ताह और कितना है भाई, 2 दिन की, 2 दिन बच गया है ना हमारा, तो 2 दिन बच गया है। ठीक है, ये 366 दिन में 52 सप्ताह होगा और 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, जबकि साधारण वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह होता है और 1 ही दिन एक्स्ट्रा होता है। अब ये 2 दिन ही बताएगा कि 53वां मंगलवार होगा या नहीं होगा, और कितने इसकी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि 52 बार तो मंगलवार भी होगा, सोमवार भी होगा, हफ्ते का 7 दिन ही होगा, लेकिन 53वां जो होगा वो मंगलवार होगा या नहीं, इस बात की प्रायिकता आपसे पूछा है। तो टोटल जिम्मेदारी इस 2 दिन की है। तो ये तो क्लियर है कि 52 तो सभी आएंगे। अब ये 2 दिन लगातार होंगे ना, साल में इधर उधर दिन थोड़ी ना होता है, मतलब सोमवार के बाद ही मंगलवार आएगा, ये क्रम से ही होंगे 2 दिन जो भी बचेंगे, है ना। जो लास्ट का 2 दिन बचेगा वो क्रम से ही होगा, चाहे सोम के बाद फिर मंगल ही आएगा, मंगल के बाद फिर बुधवार ही आएगा। तो इस हिसाब से ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, कुल पॉसिबिलिटी इन 2 दिनों की अगर हम लिखें एस बराबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे ना लिखें बल्कि हम इसको कहेंगे कि इस तरीके से लिखें। मान लीजिए आपका यहाँ मैं लिखूँ सोमवार और प्लस मंगलवार, हो सकता है ये दिन 2 दिन हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि मंगल
बृहस्पतिवार हो जाए। हो तो ये भी सकता है कि वही 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो जाए, और हो ये भी सकता है कि वो 2 दिन शुक्रवार और शनिवार पड़ जाए। ये भी हो सकता है कि वो 2 दिन शनिवार और रविवार हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो 2 दिन रविवार और प्लस सोमवार हो जाए। इतनी पॉसिबिलिटी होगी या नहीं? तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी उन 2 दिनों की हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि दिन लगातार ही होते हैं हमेशा, ये सारे दिन जो हमने लिखा है, तो हो सकता है वो 2 दिन सोम मंगल हो, या मंगल बुध हो, बुध बृहस्पति हो, बृहस्पति शुक्र हो, शुक्र या शनि हो, और शनि रवि हो, या रवि सोम हो। ठीक है, यानी सोम से शुरू किया, सोम तक पहुंचा दिया। तो इतनी टोटल पॉसिबिलिटी है, ये टोटल हो सकता है। टोटल कितने हैं हमारे पास? ये 7 हैं। टोटल 7 पॉसिबिलिटी इन 2 दिनों की हो सकती है। तो हमें किसका चाहिए? हमें सबसे मतलब थोड़ी ना, हमसे कह रहा है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे, इस बात की हमें प्रायिकता पूछा है। तो ये तो कंफर्म है कि 52 मंगलवार यहाँ हो चुका है, 53वां मंगलवार हमें निकालना है। ठीक है, 52 तो हर एक दिन होगा, तो मंगलवार ऑब्वियसली होगा, लेकिन 53वां भी मंगलवार होगा, इस बात की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। एक्चुअल में क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो मंगलवार के अनुकूल परिस्थितियां यहाँ 7 में से आपको कितनी मिल रही हैं? ये क्योंकि 52 तो कंफर्म है, 53वें मंगलवार की चर्चा हो रही है, तो 53वां कैसे होगा? इसकी अनुकूल परिस्थितियां कितनी है 7 में से? मंगलवार कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? तो पहले वाले में मंगलवार मिलने की संभावना है, यानी 53वां यहाँ पे मंगलवार मिल जाएगा, या फिर यहाँ भी संभावना है। दो पॉसिबिलिटी में हमें मंगलवार मिलने की संभावना दिख रही है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये 2 इसके अनुकूल है, तो प्रायिकता 53वां मंगलवार की क्या हो जाएगा? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल है आपके पास 2, और कुल परिस्थितियां इन 2 दिनों की कितनी हो गई हैं? 7 हो गई हैं। तो 2 बटे 7 होगा, और यही इस प्रश्न का आंसर भी है कि उस जो लीप वर्ष में 53 मंगलवार होंगे, इसकी प्रायिकता है 2 बटे 7। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। सवाल आसान है, इसको समझाने के लिए इतना सब कुछ हमें करना पड़ा। अगर ये बात आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे, आप ये समझ सकते थे कि 7 है, तो आपको बस इसके बाद यही आंसर दे देना था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन का आकार बहुत बड़ा है और शायद 2 से 3 मान आपसे पूछा हुआ है, लेकिन इजी है, बेस थ्योरम पर ही है। और इस पे तो बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराया था, पूरा का पूरा 13.3 एक्सरसाइज ही हम लोगों ने बेस थ्योरम पे किया है। तो सवाल को देख के घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। आइए पढ़ते हैं सवाल को। सवाल में क्या दे रखा है? कह रहा मान लीजिए कि हमारे पास ABCD बक्से हैं, जिसमें रखी संगमरमर की लाल, सफेद और काली टुकड़ियों का वितरण निम्न तरीके से है। यानी इस तालिका में दिया हुआ है, लाल टुकड़ी कितनी है, सफेद कितनी है, काली टुकड़ी कितना है, नीचे तालिका में अभी पढ़ लेंगे हम लोग। यादृच्छिक एक बॉक्स चुना जाता है तथा इसमें से एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो तो इसे बॉक्स ए, फिर बॉक्स बी या बॉक्स सी से निकाले जाने की प्रायिकता। यानी हमें ABC तीनों से ही पूछ लिया है, तो जाहिर सी बात है तीनों से पूछा है तो तीनों से निकालना पड़ेगा, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन प्रोसेस वही है। तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट को हमेशा मानते हैं ए, और यहाँ भी मानने वाले हैं। प्रश्न को एक बार मैं समझा दूं तो कह रहा है कि हमारे पास कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी और बॉक्स डी। सभी में 3 रंगों के संगमरमर के टुकड़े हैं, सभी बॉक्सों में लाल, सफेद और काले रंग के। तो कह रहा है एक टुकड़ी निकाल ली जाती है। अब ये नहीं पता किस में से निकाली गई, ठीक है। एक टुकड़ी निकाल ली जाती है और वो लाल रंग की टुकड़ी है, तो वो लाल रंग वाली टुकड़ी पूछा है कि बॉक्स ए से थी, इस बात की प्रायिकता बताइए। बॉक्स बी से थी, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। बॉक्स सी से थी, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कुल हमारे पास कितने कितने रंग की कितनी कितनी गेंदें हैं।
तो अगर देखें तो हमारे पास बॉक्स ए में कितने टुकड़े हैं, सॉरी गेंदें नहीं, यहाँ टुकड़े दिया है, संगमरमर की टुकड़ियों का रंग और ये बॉक्स दिया है। तो बॉक्स ए में लाल रंग की एक टुकड़ी है, सफेद रंग की 6 टुकड़ी है और काले रंग की 3 टुकड़ी है। तो यहाँ अगर हम टोटल को बढ़ा दें, हालांकि ये दिया नहीं है, ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट है। तो ए में कुल कितनी टुकड़ियां हो जाएंगी, 6 3 9 और 1 10। और अगर देखें बी में कुल कितनी टुकड़ी है, 6 2 8 और 2 10। और सी में कुल बॉक्स सी में भी टुकड़ियों की संख्या 8 1 9 और 1 10। डी में 6 और 4 10। ठीक है, तो यहाँ अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ सबका टोटल 10 10 10 आ गया, जिससे कैलकुलेशन आपका थोड़ा इजी हो पाएगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा आसानी से। आइए फिलहाल जो दिया है ना, जो ज्ञात होता है उसे हम ए मानते हैं। तो यहाँ पे ए किसे मान ले, कह रहे यादृच्छा से एक बॉक्स चुना जाता है और इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो, ये दिया है आपको, जो निकाला हुआ टुकड़ा है वो लाल है, तो किस बॉक्स से थी, इससे अभी हम बाद में से निपटेंगे। पहले तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ हम मान लें, क्या मान ले भाई, ए रिप्रेजेंट करता है किसके, कि लाल रंग के टुकड़े को। ए रिप्रेजेंट करता है लाल टुकड़ा, लाल टुकड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। क्लियर है। अब हमारे पास बॉक्स कितने हैं, ए बी सी डी। तो हमसे चूंकि बॉक्स पे ही सवाल पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि बॉक्स पे ही हम घटनाओं को लेंगे। तो E1 E2 E3 ना मान के हम सीधे बॉक्स को यहाँ पे यही मान लें जो दिया हुआ है, क्यों ना, ठीक है। या फिर ए ना मान करके, यहाँ पे ए ना मान के, क्योंकि ए बॉक्स को भी दिया है तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हम इस ए को ही ई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ई। और यहाँ ए बी सी डी जो बॉक्स दिया है इसको E1 E2 घटना मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पूछें, यहाँ पे E1 क्या रिप्रेजेंट करता है, E1 हमारा बॉक्स ए को, बॉक्स ए को कौन रिप्रेजेंट करता है, E1। और E2 मान लेते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। E3 को भी मान लेंगे, E3 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स नंबर सी को। ठीक है, और E4 को मान लेते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स डी को, बॉक्स डी को। ठीक है, अब हमें सबकी प्रायिकताएं निकालनी होगी। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि इन बॉक्सों में से, कह रहा है किसी एक बॉक्स में से एक टुकड़ी निकाली जाती है, तो किस बॉक्स को चुनेंगे हम भाई, बॉक्स को चुनने की प्रायिकता भी तो निकालनी होगी। तो चूंकि स्पेस कम है तो मैं यहाँ सामने ही सबकी प्रायिकताएं लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम अगर कहें P1, यानी कि हम पहले ए वाले बॉक्स को चुन रहे हैं, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी अनुकूल परिस्थिति अपने आप में 1 होगी। और टोटल बॉक्स कितने हमारे पास, 1 2 3 4 बॉक्स हैं, तो 4 में से 1/4 पॉसिबिलिटी होगी बॉक्स ए को, यानी E1 घटना के घटित होने की। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि P2 क्या हो जाएगा, यानी कि E2 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स बी को, बॉक्स बी को हम चुन रहे हैं टुकड़ी निकालने के लिए, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, इसकी भी 1/4 होगी, 1/4। और सी की बात करें तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी, इसको E3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी भी 1/4 होगी, सी बॉक्स सी के चुने जाने की। बॉक्स डी को चुना गया, इसकी भी प्रायिकता 1/4 होगी, बराबर बराबर होगी। ठीक है, तो 1/4 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना है, लाल टुकड़ी, कह रहा है यदि निकाला गया टुकड़ा लाल हो तो यह बॉक्स ए से थी, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले बताइए, निकाला गया टुकड़ा लाल हो, इसे हमने क्या माना था, इसे ई माना है ना। तो हम चलिए अब बॉक्स ई को अगर चुना है, सॉरी बॉक्स ए को, यानी E1 घटना घट चुकी है तो लाल टुकड़ा निकला है, उससे इस बात की क्या प्रायिकता है, यानी कि ये कहने का मतलब है कि हमें निकालना है प्रायिकता। अगर हमने चलिए बॉक्स ए को चुन लिया, बॉक्स ए को चुन लिया मतलब E1 घटना घट चुकी, तो वो लाल टुकड़ी निकली, इस बात की क्या प्रायिकता है, लाल टुकड़ी, यानी यहाँ लाल टुकड़ी को E रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऊपर आ जाएगा E, तो PE/E1 कितना होगा, तो हमें लाल टुकड़ी चाहिए। अब हमने कौन सा बॉक्स चुना है, E1 मतलब क्या है, ए वाला बॉक्स,
तो ए वाले बॉक्स में लाल टुकड़ियां कितनी हैं? तो लाल टुकड़ी तो केवल एक ही है, तो इसकी अनुकूल परिस्थिति तो एक ही होगी ना। और बटे कुल टुकड़ियों में से एक टुकड़ी निकाल रहे हैं, तो कुल टुकड़ी हमारे पास कितनी है? 10 टुकड़ियां थी। तो लाल टुकड़ी की तो एक ही है ना, इन 10 में से एक ही लाल है, तो एक ही इसकी अनुकूल परिस्थितियां होंगी। और 1/10 में से, यानी टोटल तो टुकड़ियां 10 हैं, तो 10 में से एक टुकड़ी निकाल रहे हैं, वो भी लाल, तो लाल की अनुकूल परिस्थिति केवल एक ही है, 1/10 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम निकालें PE/E2, मतलब अगर हम E2 वाली घटना घट रही है, यानी बॉक्स बी को चुन लिए, तब हम लाल टुकड़ी निकाल रहे हैं, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो यहाँ पे E2 वाले बॉक्स में लाल टुकड़ियां कितनी हैं, अनुकूल परिस्थिति कितनी है? तो बी वाले बॉक्स में देखिए लाल टुकड़ी 6 है, तो इसकी अनुकूल परिस्थितियां 6 हो गई, और बटे कुल, तो कुल कितनी है? 10। तो ये हो जाएगा, काटिएगा नहीं किसी को भी, भले ही कैंसिल हो रहा है। फिर अगर हम कहें PE/E3 क्या होगा, यानी कि अगर E3 घटना घटी तो E के घटने की प्रायिकता, मतलब ये है E3 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स सी को। अगर हमने बॉक्स सी को चुन लिया तो उसमें लाल टुकड़ी निकली है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो लाल टुकड़ी सी में कितनी हो सकती है? 8 है टोटल, और कुल में से कुल कितनी टुकड़ियां हैं? 10, और लाल टुकड़ी थी 8, तो इसकी अनुकूल परिस्थिति 8 होगी कुल में से। ठीक है। अब एक लास्ट बचा है PE/E4, इसको भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। बॉक्स नंबर डी में लाल टुकड़ी चुनी जाएगी, इस बात की क्या प्रायिकता है? बॉक्स डी को रिप्रेजेंट कर रहा है E4, तो बॉक्स डी में लाल टुकड़ी की अनुकूल परिस्थिति तो 0 है, बटे कुल यानी 10 में से, तो यहाँ पे 0 आ जाने वाला है। ठीक है। और हमें अब बारी बारी से जिस भी चीज को पूछा है निकाल दीजिए। इतना डाटा जो हम लोगों ने अभी तक निकाला है ये तो सभी पे चलेगा, लेकिन आगे जो निकालना है वो हम 1 बाय 1 करके करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट पूछा है, अगर हम यहाँ लिखें तो इसका फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा है, कि बॉक्स ए से निकली थी। देखिए यदि लाल टुकड़ी हो तो इसे बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी से निकाली जाने की प्रायिकता, तो पहले ए से निकाले जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स ए को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है E1, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 किसकी भाई? लाल टुकड़ी, यानी लाल टुकड़ी ए में से निकली है, इस बात की प्रायिकता। तो पहले वाले प्रश्न का पहले फिलहाल हम जवाब देंगे, फिर हम उसके बाद दूसरे का जवाब देंगे, क्योंकि जगह एक ही प्रश्न का अभी है यहाँ फिलहाल। तो हम क्या करेंगे? बेज प्रमेय लगाएंगे। बेज प्रमेय क्या कहता है भाई? जिसको पूछा जाता है वो ऊपर होता है, यानी PE1/E अगर पूछा गया है तो ये हो जाएगा PE1 गुणे PE1 गुणे PE/E1, ये ऊपर होगा, नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि बॉक्स ए बी सी डी सभी की, यानी PE1 गुणे PE/E1 प्लस PE2 गुणे PE/E2 प्लस PE3 गुणे PE/E3 प्लस PE4 गुणे PE/E4। ये सभी के सभी मान आएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है। अब सभी का वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे मान रख लेंगे, तो क्या आएगा? PE1 की वैल्यू देखिए, PE1 ऊपर निकला है 1/4 है, और गुणे में PE/E1 की वैल्यू है 1/10, और नीचे में देखिए ये सेम मान है इतना, तो सेम रख देंगे 1/4 गुणे में 1/10 प्लस यहाँ PE2 गुणे PE/E2, देखिए PE2 ये रहा 1/4, इसमें भी आ गया, और गुणे में E/E2 ये रहा 6/10 प्लस अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा? PE3 और E/E3, तो E3 भी 1/4 है, और ये आया E/E3 का मान 8/10, और लास्ट वैल्यू जो था E4 वाला ये 1/4 इसका भी था, और E/E4 की वैल्यू आई है 0, तो ये वाला मान तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको और ज़्यादा, तो यहाँ पे मिला तो
इसको और ज़्यादा जब सॉल्व करेंगे तो फिलहाल पहले कॉमन लेके कैंसिल करते हैं। जो ऊपर है ना वो सबके अंदर है, तो सब में से इतना पार्ट हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखेंगे अगर तो इसमें ऊपर जो पार्ट है वो सभी में है, तो लगभग तो सभी में से ये कॉमन लेके काट देते हैं। तो ऊपर क्या है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, 1/4 यहाँ भी है, 1/10 यहाँ भी सेम है, 1/4 और 1/10 यहाँ भी छिपा है, 1/4 1/10 यहाँ भी छुपा है। तो ये हम मान के चलते हैं ऊपर वाले से ये कॉमन होकर कट जाएगा, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से कम जगह में करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे तो हम 1/4 और 1/10 को ले लिए कॉमन, यहाँ हमारे पास 1 बच गया, प्लस इसमें 1/4 1/10 कॉमन हो गया, 6 बचा है अभी भी, प्लस इसमें 1/4 1/10 कॉमन हो गया, 8 बचा है, और इसमें तो ये 0 हो चुका है, तो कुछ भी करने की आवश्यकता है नहीं फिलहाल। और ये देखिए पूरा का पूरा आपका अब कट गया। फिर यहाँ से फाइनली जो वैल्यू है किसकी, पी ई1 अपान ई की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ गई, ऊपर तो 1 बचा है और नीचे में 8 6 14 1 15, 1/15 आ गया है यहाँ पे इसका पहले पार्ट का आंसर। यानी बॉक्स ए से उस लाल टुकड़ी निकाली गई थी, इस बात की प्रायिकता है पी ई1 अपान ई इक्वल टू 1/50। ठीक है, यहाँ ई1 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स ए को और ई रिप्रेजेंट कर रहा है लाल टुकड़ी को। ठीक है, यानी लाल टुकड़ी जो निकली थी वो बॉक्स ए की थी, इसकी प्रायिकता 1/15 है। तो ये हमने पार्ट 1 को किया है, सेम एकदम सेम, ये मान सेम रहेगा। बॉक्स बी के लिए अगर पूछ लेगा तो सुनिए, बॉक्स ए के लिए पूछा तो ऊपर हमने बॉक्स ए का मान रखा, अब यही बॉक्स बी के लिए पूछ लिया तो अब ऊपर मान किसका आ जाएगा, बॉक्स बी का, यानी E2 वाला वैल्यू जो होगा हमारा, E2 वाला जो भी है वो ऊपर में आएगा यहाँ पे, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी अभी भी है, आगे भी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में हम इसी को मॉडिफाई कर देंगे। फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार। इसी में अब हमें क्या करना है, बॉक्स बी के होने की प्रायिकता, यानी ये टुकड़ी जो लाल टुकड़ी निकली थी वो बॉक्स बी की थी, इस बात की प्रायिकता निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे और इसी में हम मान रख देने वाले हैं जो अभी मैंने लिखा है सेम। ये हमने पहला पार्ट को निकाल दिया है, अब हम दूसरे को निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यहाँ दूसरा जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, बॉक्स बी से है, इस बात की क्या प्रायिकता है, यानी पी अगर लाल टुकड़ी निकली है तो बी से थी और बॉक्स बी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका E2, तो यहाँ E2 अपान ई की वैल्यू अब निकालनी है। तो अब यहाँ पे बस 2 पोजीशन चेंज होने वाला है, ये E1 की जगह हो जाएगा E2 अपान ई, और यहाँ अब जहाँ E1 था वहाँ E2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्लियर, नीचे सब के सब होते हैं, अभी भी सबका सभी रहेगा। ठीक है, तो अब इन मानों को रख देंगे, आपका दूसरा भी आंसर आ जाएगा। आइए रखते हैं, तो यहाँ पे PE2 का मान 1/4 है और PE/E2 का मान है 6/10 डिवाइडेड बाई ये E1 E2 वाला है तो 1/4 गुणे में 1/10 प्लस ये PE2 PE/E2 ये तो सेम है, ये तो ये मान आ जाएगा यहाँ 1/4 और 6/10 प्लस E3 E4 यहाँ E3 वाला भी रख देंगे तो E3 भी 1/4 है और गुणे में यहाँ E/E3 का मान है 8/10 प्लस E4 की वैल्यू 1/4 है और E/E4 की वैल्यू 0 आई हुई है, तो इसका कोई अहम रोल नहीं है E4 का, यानी बॉक्स डी का ये 0 आ जा रहा है फाइनली। तो इसमें अभी क्या कॉमन है, इस बार भी 1/4 और 1/10 कॉमन है, तो ले लेंगे कॉमन। फिलहाल अभी रहने देंगे ऊपर 1/4 गुणे में 6/10 रहने देंगे, नीचे से कॉमन ले लें अगर 1/4 और 1/10, 1/4 और 1/10 फिर से ले लिए कॉमन, यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बच गया 6, यहाँ क्या बच गया 8
और लास्ट वाला तो 0 ही था, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं होना, ये खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ 1/4 1/10 आपका कैंसिल होगा। ऊपर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 6 और नीचे 8 6 14 और 1 15। क्लियर है क्या? और यहाँ 3 से कट भी जाएगा, 3 का 2 में कटेगा 6 2 बार और 3 से 5 बार। तो फाइनली आपका यहाँ पे जो निकल के आ रहा है Pe2/E की वैल्यू 2/5 आपका बॉक्स बी के लिए आ जाएगा। यानी जो लाल टुकड़ी निकली थी वो बॉक्स बी से थी, इस बात की प्रायिकता 2/15 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार सी से भी निकाल देंगे। यही सेम सी के लिए क्या होगा, E3 वाला वैल्यू ऊपर आ जाएगा। डी के लिए पूछा ही नहीं है तो डी के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब तीसरा पूछा है बॉक्स सी के लिए, तो फिर वही मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम बदलाव करने वाले हैं बस। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किया, यहाँ पे हम कर देंगे अब थर्ड को। यानी कि थर्ड वाला कह रहा था कि बॉक्स सी से था और बॉक्स सी को रिप्रेजेंट कर रहा है E3, यानी प्रायिकता हमें निकालनी है। अगर लाल टुकड़ी निकली है तो वह बॉक्स सी की थी, यानी E3 में से थी। इस बात की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो अब E3 पूछा है तो यहाँ पे आपका E2 ना होकर के E3 आ जाएगा। और यहाँ पे अब ऊपर में जो E2 लिख दिया हमने वो E3 हो जाएगा। और नीचे अभी भी सेम होता है जैसा कि मैंने बताया, तो नीचे अभी भी सेम ही रहेगा। तो हम इस मान को मिटाए नहीं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग मिटा देंगे। आपको तो पूरा ही करना पड़ेगा, मेरा मिटाने से काम चल जा रहा है, आपका नहीं चलेगा, आपने पेन से लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैंने केवल ये कैलकुलेशन मिटाया, ये वैल्यू नहीं मिटाया, क्योंकि अभी देखिए सभी मान वही के वही हैं, इसलिए मैं फिर से लिखूँ। अच्छा है कि मैंने मिटाया है, लेकिन हाँ ऊपर के मानों को चेंज करना पड़ेगा। नीचे तो टोटल है और टोटल रहेगा ही, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जब जहाँ है वो हमने रखा ही है। तो ऊपर वाले मानों में हमें अब E3 को लिखना है, तो यहाँ इसको सही कर लेंगे। अब E3 आ जाएगा, तो E3 कितना है, Pe3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है और E/E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/10 है। ठीक है, तो अब फिर वही बात, जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहाँ नीचे भी 1/4 और 1/10 नीचे सभी जगह है, कॉमन लेंगे। फिलहाल ऊपर वाले को भी रहने देते हैं। नीचे से कॉमन क्या हो रहा है, 1/4 1/10, 1/4 1/10 सभी के अंदर है। यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा आपका 8 और लास्ट वाला तो 0 ही है। तो यहाँ 1/4 और 10 डिवाइडेड बाई कट गया, आपका बचा क्या 8 और 8 6 14 और 1 15। अब तो ये कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बॉक्स सी के लिए जो प्रायिकता आई, लाल टुकड़ी बॉक्स सी से थी, इस बात की जो प्रायिकता है यहाँ ई है, ये कितनी आई है, 8/15 और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा था तो जगह की थोड़ी शॉर्टेज हो सकती है, तो आई होप मैनेजेबल होगा आपके लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा है दिखने में, लेकिन एकदम ही आसान है। आइए देखते हैं। चूंकि विविध प्रश्नावली है तो थोड़ा तो स्टैंडर्ड होगा ही, आप सभी जानते हैं विविध में एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है और मैक्सिमम सारे के टाइप के हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं इस प्रश्नावली पर। जितना भी लेवल इस चैप्टर का रह गया, हार्ड से हार्ड लेवल सारा ही हम लोगों ने कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भारी नहीं पड़ेगा। आइए फिलहाल देखते हैं क्या है सवाल में दिया हुआ है। मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40%। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि से दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। यदि यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यादृच्छिया चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है, तो रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का प्रयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन एक बार में तो आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या कह रहा है, कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी 40% है 100 में से। रोगी व्यक्ति को, किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है और उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसकी संभावनाएं 40% है। तो कह रहा है कि अगर रोगी व्यक्ति को, ऐसे रोगी व्यक्ति को यदि 2 विधियां यहाँ दिया है, योग विधि और ध्यान विधि का प्रयोग करके उसका उपचार किया जाए तो उसके हार्ट अटैक आने की यानी दिल का दौरा पड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो 30% कम हो जाती है, यहाँ पे दिया है। और कह रहा है दूसरा है कि उसका दवा दे करके, दवा के द्वारा अगर उसका उपचार किया जाता है, योग और ध्यान विधि का प्रयोग न करके दवा से उपचार किया जाएगा रोगी का, तो उसके हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी कितनी कम होती है, 25% कम होती है। तो कह रहा है अगर रोगियों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति चुना गया जिसे हार्ट अटैक आ गया तो वह व्यक्ति का उपचार योग और ध्यान विधि से हो रहा था, इस बात की प्रायिकता पूछा है। ठीक है, तो बेज प्रमेय का ही सवाल है, साफ साफ पता लग रहा है ना। जब 2 कंछाएं टूट जाती है सवाल में तो वो सीधे सीधे बेज प्रमेय का होता है। तो यहाँ मेन 2 घटना कहाँ से बन रही है, उपचारों का जो 2 विधि हो रहा है वहीं से 2 घटनाएं बन रही है। एक मेथड है योग विधि और ध्यान विधि वाला और दूसरा दवाई के द्वारा उपचार। और ज्ञात क्या है, हमें ज्ञात है, दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगी में से एक रोगी जो चुना जाता है उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे यहाँ फिलहाल तो हम कुल रोगियों की फिलहाल हम क्या मानेंगे ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिल के दौरा से ग्रसित व्यक्ति को, दिल का दौरा से ग्रसित व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। ठीक है, और इवन जो घटना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, पहला विधि क्या था, ध्यान और योग विधि, यानी उसका उपचार ध्यान और योग विधि से हो रहा था। ध्यान और योग विधि वाला व्यक्ति, ध्यान और योग विधि से उपचार। और कीटू घटना मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का, उस रोगी का उपचार कैसे चल रहा था, दूसरा विधि क्या दिया, दवा के द्वारा उपचार चल रहा था। अब सबकी जाहिर सी बात है, पूछा क्या है ये भी जानने की जरूरत है। तो पूछा क्या है, कह रहा है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया जो रोगी है उसे हार्ट अटैक आ गया है, यानी हार्ट अटैक आ गया है, दिल का दौरा से ग्रसित हो गया है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ए अगर ज्ञात है तो उसका उपचार कह रहा है योग और ध्यान विधि से हो रहा था, इसकी प्रायिकता। तो योग और ध्यान विधि को हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P/E1 आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबकी प्रायिकताएं चलिए लिखते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम पहले क्या करेंगे, P/E1 को निकालेंगे, क्या आएगा, P/E1 माने ध्यान और योग विधि द्वारा उपचार किए जाने की संभावना कितनी है और दवा द्वारा उपचार किए जाने की संभावना कितनी है। तो यहाँ देखिए 2 ही विधि से उपचार करना है और दोनों में से एक विधि से उपचार करना ही है, तो योग विधि से किया जा रहा है, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, आधा होगी। और दवा द्वारा उपचार किया जा रहा है, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, इसकी भी आधा होगी, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक विधि है। तो दोनों की ही पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब मेन मुद्दा ये आता है कि योग विधि द्वारा हार्ट अटैक आ जाएगा रोगी को, इसकी कितनी संभावना है, यानी हम यहाँ पे निकालेंगे P/E1, यानी कि E1 रिप्रेजेंट कर रहा है ध्यान और योग विधि से उपचार। यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसा रोगी जिसका योग और ध्यान विधि से उपचार चल रहा था, उसे हार्ट अटैक आने की कितनी संभावनाएं हैं, तो यानी कि ए, हार्ट अटैक आने को ए दर्शा रहा है। तो P/E1 कितना आएगा, तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, देखिए यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि से दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है। यानी अगर इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम
तो दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% तो कम कर रहा है। तो पहले तो रोगी कितने हैं, रोगी 40% थे, तो 40 मान लीजिए 100 में से 40 रोगी थे, तो उनको क्या कर रहा है, योग और ध्यान विधि उनके हार्ट अटैक आने के खतरे को 30% तो कम कर रहा है। तो 100 में से 30% कम हो जाएगा खतरा, लेकिन खतरा अभी भी कितना है, क्योंकि हार्ट अटैक आ चुका है ना, तो कितना खतरा है, तो 30 कम हुआ है तो 70 बचा है, 100 में से 70% अभी भी खतरा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, हमने 70 क्यों लिया, कह रहा 30% खतरा है, नहीं दिया है, 30% खतरे को कम कर दे रहा है ये विधि। तो खतरा 100% अगर रहेगा तो उसको 30% कम कर देगा, तो अभी भी खतरा 70% रहेगा। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, 70 कहाँ से आया, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर काटेंगे तो 100 आपका कट जाएगा और 7 चौक के 28 आ जाएगा, और फिर हम निकाल देंगे, यहाँ से निकालने वाले हैं PA/E2, यानी कि अगर उसका दवा के द्वारा उपचार चल रहा था तब भी उसे हार्ट अटैक आया, इसकी कितनी संभावना होगी, मतलब क्या है, कह रहा है इस विधि से दवा के द्वारा उपचार होने से हार्ट अटैक आने की संभावना कितनी कम हो रही है, 25% कम हो रही है। तो 40 लोग अभी भी रोगी हैं, तो उन पे कितनी खतरा कम हो रहा है भाई, 40% लोगों में यहाँ 25% खतरा कम हो रहा है। 100% अगर खतरा था तो दवा से कितना कम हो रहा है, 25% कम हो रहा है। तो खतरा अभी भी कितना है, हमें तो खतरा निकालना है, क्योंकि ग्रसित व्यक्ति ही चुना गया है, तो इसको कितना खतरा था फिर, तो 25 कम हुआ है, यानी 75% अभी भी खतरा था, तो 75/100। तो यहाँ अच्छा होता है कि हम लोग काटते नहीं, यहाँ पे ना ही काटे तो ज़्यादा सही है। एक काम करते हैं, यहाँ भी रहने देते हैं, यहाँ भी रहने देते हैं। तो ये हमारा आ चुका है। अब हम बेज प्रमेय से जो पूछा है निकाल सकते हैं। यहाँ पे बेज प्रमेय कहता है कि जिसको पूछा जाए वही ऊपर होता है। P(E1/A) अगर पूछा है तो ये ऊपर होगा, यानी कि P(E1) गुणे में P(A/E1) और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि P(E1) गुणे में P(A/E1) प्लस P(E2) गुणे में P(A/E2), सभी का मान रख देंगे। तो P(E1) की वैल्यू है 1/2, P(A/E1) की वैल्यू ये रही, कितनी है 40 गुणे, हमने काटा नहीं है, पहले काट दिया था, लेकिन न काटने में ही ज्यादा इसका फायदा है। और नीचे ये टोटल ही आ जाएगा, तो ये सेम है 1/2 और ये 40 गुणे 70 बटे में 100 प्लस E2 वाला पार्ट रखेंगे, तो ये भी है 1/2 गुणे में 40 गुणे 75 बटे में 100। इसको फिलहाल तो हम यहाँ सॉल्व कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। हमें निकालना था P(E1/A) और ये क्या आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन हो तो हम कॉमन लेके काट सकते हैं। तो अगर देखें तो 1/2 40 यहाँ भी है और बटे में 100 भी दोनों है, कॉमन ले लें, ऊपर यही रहने दीजिए 1/2 40 और है क्या 70/100 और नीचे क्या है 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 40 भी कॉमन ले लेते हैं, 1/100 भी कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे 70 बचेगा, 70 और यहाँ बचेगा 75। ठीक है, तो फिलहाल ये पूरा आप देखेंगे तो कट जाएगा, ये यहाँ से ऊपर में बचा 70 और नीचे में अगर जोड़ें तो ये 5 और 7 7 14। अब ये किससे कटेगा 5 से, तो 14 बार में कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 2 बार 10 और 4 14 5 9 45, यहाँ पे 14 बटे में 29, क्या आ गया 14 बटे में 29। ये मान है आपका किसका P(E1/A) का 14 बटे 29 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई रोगी जिसको हार्ट अटैक आया है वह व्यक्ति ध्यान और योग विधि को अपनाया था, इस बात की प्रायिकता 14 बटे 29 है। यहीं पे अगर पूछ लेता वह दवाई से उपचार ले रहा था, इसकी क्या प्रायिकता है, तो E2 वाला पार्ट ऊपर हो जाता, नीचे में टोटल ही होता। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ मैंने 70 क्यों लिया, 75 क्यों लिया, इस बात को समझिएगा। एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ
कह रहा है कि अगर हम योग और ध्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो ये खतरे को, हार्ट अटैक आने के खतरे को 30% कम कर रहा है। तो खतरा अभी भी कितना है, 70%। 100 में से 30% कम हुआ तो 70% खतरा है। तो खतरा था तो ही तो उसको दिल का दौरा पड़ा, ठीक है। खतरा ही नहीं होता तो फिर कैसे पड़ता। तो खतरा था तो खतरे की प्रायिकता हम निकाले थे यहाँ पर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल मैं इसको मानूंगी क्योंकि ये शारीरिक चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन प्रायिकता का सवाल है। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 7 दिया है, यदि 2 कोटि का एक सारणी के सभी अवयव 0 या 1 हो तो सारणी का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है। मान लीजिए कि सारणी के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते हैं तथा प्रत्येक के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है। यहाँ सवाल को समझिए। कह रहा है कि कोई 2 कोटि का सारणी है और उसमें उसके जो भी अवयव हैं केवल 0 और 1 हैं, इसके अलावा कोई अवयव नहीं है। जो भी है या तो 0 है या तो 1 से ही मिलकर ये सारणी बनी है, ठीक है। तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि सारणी का मान धनात्मक होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक। और कह रहा है सारणी के प्रत्येक अवयव को चुनने की, यानी प्रत्येक अवयव क्या होगा, केवल 0 और 1 होगा। तो दोनों के चुने जाने की जो प्रायिकता है हाफ हाफ है, यानी बराबर बराबर है। आधा आधा मैंने क्या, जितना 0 के चुनने की संभावना है उतना ही 1 की। तो आइए समझिएगा। फिलहाल अगर हम कहें 2 कोटि का कहा है ना, तो 2 कोटि का जो सारणिक होगा, 2 कोटि के सारणिक में अगर पूछे अवयव कितने होंगे, अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो कोटि 2 है तो अवयव कितने होंगे बताइए, 4 होंगे। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में थोड़ा सा बता दूं। 2 कोटि का कैसा होता है, A11, A12, A21 होगा ना, ये दूसरी पंक्ति है, और ये 22। तो ऐसा ही होगा, यही 2 कोटि का सारणिक है, और सारणिक है तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा तो इसमें कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4, तो टोटल एलिमेंट तो 4 होंगे। अब कह रहा सिद्ध कीजिए, यहाँ पे ज्ञात कीजिए कि सारणिक का मान धनात्मक होगा, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक। और सारणिक के अवयव क्या हैं, 2 प्रकार के अवयव हैं, या तो 0 है या तो 1 है। अतः हम कह सकते हैं कुल कितने सारणिक बन सकते हैं, 4 अवयव हैं तो सारणिक कुल कितने बन सकते हैं इनसे। अतः चूंकि केवल 2 प्रकार के अवयव हैं, कौन कौन से भाई, 0 और 1। अतः 0 और 1 से बनने वाले सारणिकों की संख्या, सारणिकों की संख्या कुल कितनी संख्या हो जाएगी। तो देखिए 2 ही एलिमेंट हैं तो अवयवों पे हम घात लगा देते हैं कुल अवयवों की संख्या का, ठीक है। तो मतलब कितने प्रकार के एलिमेंट हैं, एलिमेंट 2 प्रकार के हैं तो 2, और कुल अवयव कितने हैं, 4 हैं। तो 2 पे 4 यानी कि कितना होगा, सारणिक 16 तरीके का बनेगा। 16 सारणिक बन सकता है इस 2 प्रकार की प्रविष्टियों से 2x2 क्रम का, ठीक है। तो इन 16 में से सभी के सभी धनात्मक थोड़ी होंगे। आपसे तो कह रहा है कि धनात्मक मान होने की प्रायिकता बताइए सारणिक का, तो धनात्मक मान केवल कुछ ही का होगा। और कैसे होगा जरा समझिएगा। आप जानते हैं सारणिक का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, इस कॉर्नर में गुणा करके फिर माइनस करके इस कॉर्नर का गुणा करते हैं। और हमारे पास प्रविष्टियां जो हैं, यानी कि अवयव जो हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में हैं। 0 और 1 के फॉर्मेट से ही सारणिक बनने वाला है। हमें यहाँ धनात्मक मान वाला सारणिक ही केवल पूछा है, उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुणा पहले होगा तो 0 और फिर ये माइनस बीच में आता है, माइनस इधर का गुणा करते हैं हम लोग, यही तो होता है सारणिक में। तो ये 0 आ गया, तो 0 जब आ जाएगा तो क्या ये लिया जाएगा, नहीं, हमें धनात्मक मान वाला पूछा है ना,
तो ये नहीं होगा। तो इस 16 में तो ये भी आएगा, लेकिन ये हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें धनात्मक वाला निकालना है। तो धनात्मक कब होगा भाई? अच्छा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 हो गया तो धनात्मक नहीं मिला, तो 0 मिल गया। यानी कि हमें पक्का है धनात्मक पाने के लिए इन दोनों जगहों पर 1 1 रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 1 1 रखेंगे तो ही धनात्मक मान मिलेगा। अगर इसमें से ये 0 कर दें या ये 0 कर दें तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 भी तो धनात्मक नहीं होता। 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ दोनों जगहों पर क्या होना चाहिए? 1 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ गुणा किए तो 1 आ गया, और फिर बीच में आता है माइनस, इधर का इधर में गुणा होता है। अगर मैंने यहाँ 0 लिखा है तो ये 0 हो गया और ये मान धनात्मक आ गया, यानी ये तो हम ले सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं ऐसे बना दूं 1 1 ये रहेगा, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स है, तभी धनात्मक आएगा। अब इन कोनों पे यहाँ इसका भी स्थान बदल सकते हैं, यहाँ 0 और एक यहाँ 1 करके एक दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 0 0 कर दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, तो क्या ये भी बनेगा? इसका मान क्या आएगा? इसका इसमें गुणा किया 1 माइनस करके इसका इसमें किया तो 1 - 1, ये भी तो 0 आ गया। और 0 नहीं लाना है, धनात्मक लाना है, यानी इन दोनों जगहों पे 1 1 तो नहीं होने वाला है ना। इन दोनों में से कम 1 जो होगा वो 0 होना ही चाहिए, तभी जाके ये धनात्मक आएगा। यानी कि अगर हम कहें धनात्मक मान वाले सारणिक क्या क्या मिलेंगे? धनात्मक मान वाले सारणिक हमारे पास कौन कौन से होंगे? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो पहला तो हमें ये मिला था 1 0 और यहाँ पे 1 0, यहाँ 1 तो फिक्स रहेगा। और दूसरा क्या मिला था? यहाँ इसका जगह बदल के, यानी 1 1, यहाँ 1 तो रहेगा ही, यहाँ 0 कर दिए। और एक और मिलेगा, क्या मिलेगा? यहाँ पे दोनों जगह अगर 0 कर दें, ये दोनों तो फिक्स रहेगा, ये दोनों भी 0 कर दें तो भी मान धनात्मक ही आने वाला है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा 1 और माइनस इसका इसमें होगा तो 0, तो 1 में से 0 घटेगा तो भी धनात्मक। इसके अलावा कोई भी ऐसी सारणिक नहीं आएगी जो धनात्मक मान देगा इन 16 में से। ठीक है, इन 16 का 3 धनात्मक मान वाला हमने लिख लिया। अतः हमें यही तो पूछा था, हमें पूछा था 0 और 1 प्रविष्टियां हो तो सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे अतः सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हम अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियों से निकालते हैं। अनुकूल परिस्थितियां इसमें कितनी सारणिक आई? 1 2 और 3, तो 3 हो गया। अब बट्टे में कुल सारणिक कितनी मिली थी हमें? 16 थी। 3/16 ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो सारणिक से थोड़ा सा रिलेटेड था, और इस चीज को आप साइड में कहीं नोट जरूर करिएगा ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे ध्यान आए कि यहाँ पे हमने कैसे इन तीनों सारणिक को दिया है। हमें धनात्मक मान ही केवल लेना था, तो हम धनात्मक यहाँ 1 1 करेंगे तो ही मिलेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक 0 ले लिए तो फिर ये 0 आ जाएगा, धनात्मक नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे 1 नहीं बनने देना है, इसके लिए जरूरी है कि एक इन दोनों में से कम 0 हो या दोनों 0 हो जाए। तो ये मिल गया आपको तीनों सारणिक। ठीक है, और अनुकूल बटे कुल, तो ये आपकी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो यहाँ तक आज की क्लास को रोकेंगे। आगे 2-3 सवाल जो है ऑप्शन वाले हैं, वो विकल्पी प्रश्न हैं, उनको अगली क्लास में करा देंगे। और 1 से 2 सवाल इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो उनको भी उसी क्लास में निपटा लेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर कोई डाउट रह गया हो किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा रिवीजन आपको, अगर आप ये मिसलेनियस एक्सरसाइज को कर रहे हैं सीरीज को, तो आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन अकेला ये मिसलेनियस करवा देगा। ठीक है, तो कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगली क्लास में उसे क्लियर करा देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, और इसे पूरी तरीके से इस चैप्टर को हर तरीके से खत्म कर देंगे। अब इस चैप्टर में केवल एक पार्ट आपको मिलेगा।